गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एक स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने चलाई है जिसमें प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस, चाहे वो यूपीपीएससी हों, जो उसके बाद यूपी पेट के लिए हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सभी में जो अब तक प्रीवियस ईयर के जीएस क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को आपके सामने 20-20 क्वेश्चन करके लाया जा रहा है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको कीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखें आप कितना कर पाते हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं उनके रिलेटेड टॉपिक को पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का एक यही तरीका है कि प्रैक्टिस। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। आज के 20 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें आपको एक्सप्लेनेशन सहित और भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दास प्रथा को किसने समाप्त किया। क्वेश्चंस है, आप अपना आंसर टिक कर लें। दास प्रथा को किसने समाप्त किया। इसका सही जवाब है लॉर्ड एलनब्रो। किसने किया? दास प्रथा को समाप्त किसने किया? लॉर्ड एलनब्रो ने। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सती प्रथा। हम सब ने सुनी है सती प्रथा। और इसी से एक और मिलता जुलता है ठगी प्रथा। सती प्रथा और ठगी प्रथा, इनका अंत जो करवाया वो किसने करवाया है? विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने किसका अंत करवाया? सती प्रथा और ठगी प्रथा को। लेकिन दास प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड एलन ब्रो ने। तो ये ध्यान रखेंगे। और सती प्रथा को कब समाप्त करवाया ये भी पूछा जाता है। 1829 में, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त करवाया। और दास प्रथा को किसने करवाया? लॉर्ड एलनब्रो ने। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये है क्वेश्चन, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। तो आंसर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने? एस चंद्रशेखर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी दी। याद रखिएगा, ब्लैक होल किससे बनते हैं? जो मृत तारा होता है वही अंत में क्या, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। और ब्लैक होल की जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहिए, वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि उसमें गया प्रकाश भी परावर्तित होकर नहीं लौटता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीएस में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप क्या है? 8 प्रमुख कवियों का एक समूह है जिसकी स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में। तो अष्टछाप पहली बात क्या है? अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह है जिसकी स्थापना कब हुई? 1565 में। ऐसे ही एक क्वेश्चन जीएस में पूछा जाता है, अष्ट प्रधान। ये अष्ट प्रधान क्या हैं? या याद रखिएगा, ये अष्ट प्रधान ये शिवाजी की मंत्री परिषद थी। ठीक है, ये भी 8 विद्वानों, मतलब उनके पेशवा, सुमंत, इन सब का था। और ये 8 कवि हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अष्टचाप क्या है? 8 कवि। इनकी स्थापना कब हुई है? 1565 में। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास की लड़ाई कब हुई। वांडीवास की लड़ाई नहीं, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो हम सभी जानते हैं वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? अंग्रेज और फ्रांसीसी
किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट ने। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में पूछा गया है कि वांडीवास की युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया है? सर आयर कूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है कि मतलब ये पर्वत और चोटियों से, कि भारत में कौन सा पर्वत कहाँ है और उसकी चोटी कौन सी है। तो आपको कुछ चोटियाँ ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम याद रखेंगे क्या? अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ठीक ध्यान रखेंगे। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा। तो पहला हमको पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। और यहीं से कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे कि एक पूछा जाता है माउंट आबू। क्या? माउंट आबू, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो याद रखेंगे गुरु शिखर। क्या है? माउंट आबू किसका सर्वोच्च, माउंट आबू पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो गुरु शिखर। ठीक है। ऐसे ही पूछा जाता है माउंट आबू है कहाँ? तो राजस्थान में है। ऐसे ही सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? अरावली। ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे प्राचीन पर्वतमाला पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। और सबसे नवीन पूछे तो हिमालय है। ये दोनों ध्यान रखेंगे, नवीन पर्वत श्रेणी हिमालय, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। और उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर। ये चारों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी है? अनाईमुड़ी। उत्तर भारत में, अगर उत्तर भारत में तो हम लोगों ने पढ़ी है केटू, या जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और दुनिया की सर्वोच्च चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक, कवक को क्या कहते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो आइए आप अपना आंसर इसका कमेंट करिए। ये क्वेश्चन बहुत, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। ये याद रखेंगे, गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि चट्टानों पर, यानी पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो ये है उसका आंसर क्या? सॉक्सी कोलस। ठीक है। चट्टानों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? ये वाला ए ऑप्शन है सॉक्सी कोलस। लेकिन गोबर पर उगने वाले को क्या कहते हैं? गोबर पर उगने वाले को कहते हैं ये कोप्रोफिलस। 2 क्वेश्चन हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछे गोबर पर उगने वाले को क्या कहते हैं तो कोप्रोफिलस, और चट्टानों पर उगने वाले को क्या कहते हैं तो सॉक्सी कोलस। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। गोबर पर उगने वाला कवक कोप्रोफिलस, लेकिन चट्टानों पर उगने वाला, पत्थरों पर उगने वाला कौन सा? सॉक्सी कोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये योजनाओं से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको जो अभी के आसपास की योजनाएं हैं, यह महात्मा मतलब ये हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भी परियोजनाएं शुरू करी गई हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान में ज़रूर रखें। तो ये है कि योजना कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब हुई है? ये अभी जो एसएससी के पेपर चल रहे थे उनमें ये पेपर में आया हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये डेट ध्यान रखेंगे, 2 जनवरी 2015। तो इसको ट्रिक से भी याद रखते, बेटियों का जो बहुत ज़रूरत होती है हमारे समाज में, उनका महत्व तो बहुत है, तो ऐसे याद रखो 2 जने
तो कम से कम बेटी बचाओ। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, 2-2 जन बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और उसको बेटी पढ़ाओ। कब? 22 जनवरी 2015। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये। दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आप इनसे रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ें। अगर जैसे ये तो एक क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन आए आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ें। तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो खेल और उनके कप, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान सा बनता है। 3-4 खेल हैं, हॉकी, फुटबॉल, ये बैडमिंटन और फुटबॉल हो गया, हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट, यही 3-4, अगर गोल्फ, इनको अगर ध्यान से पढ़ लेंगे आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो हम अपना आंसर करते हैं, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ये 2 प्लेयर वाला गेम है, ये भी ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन 2 भी होते हैं, और ये थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? ध्यान रखेंगे, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तुरंत पहले तो देखिए, इब्राहिम लोदी है तो हम बाबर वाला नहीं लगा देंगे, पानीपत तुरंत लगा दिया कि बाबर ने, वहाँ बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था 1526 में। यहाँ कौन है? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? कहाँ हराया था? तो कहाँ हराया था? खतौली के युद्ध में। खटोली लिखा मिलता है, यहाँ खतौली लिखा है। कब महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खतौली के युद्ध में। अगर वही पूछे बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था, तो पानीपत में। ठीक, और पूछता है कभी कभार कि पानीपत है कहाँ, तो पानीपत याद रखिएगा हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, गंगा के किनारे स्थित शहर नहीं है। पहली बात, क्वेश्चन करने से पहले नहीं शब्द पे बहुत जोर दिया करिए, क्योंकि कई बार हमारे सामने आता, हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा गंगा के किनारे, बस लगे ढूंढने आंसर, और जब घर आते हैं तो हमको ये नहीं बड़ा नहीं दिखता है। तो इससे अच्छा नहीं वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। तो कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं है? तो जो लोग उत्तर प्रदेश से होंगे वो बहुत आसानी से जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं हैं वो भी ये टॉपिक, नदी और उनके किनारे बसे शहर, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पढ़ें। एक तो भारत की नदियाँ भी पढ़ें और विश्व की नदियों के किनारे भी शहर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आइए देखते हैं। हम सभी ने पढ़ा है कानपुर कहाँ है? गंगा के किनारे है। बक्सर भी गंगा के किनारे है। कन्नौज भी गंगा के किनारे है। बस बरेली जो है ये गंगा नहीं, राम गंगा के किनारे है, ये ध्यान रखेंगे। बरेली शहर जो पड़ता है वो गंगा की सहायक नदी राम गंगा के किनारे स्थित है। तो इसमें हमारा जवाब सही क्या हो जाएगा? बरेली शहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे एक नाम लिखा है कन्नौज। कन्नौज से क्वेश्चन क्या बनता है? इत्र नगरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया जिन परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा जाता है। कन्नौज, कन्नौज किस नाम से प्रसिद्ध है? इत्र नगरी के नाम से। ठीक है, और हमने ये पढ़ा ही है, बरेली कहाँ है? राम गंगा के किनारे, यानी गंगा के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है पेपर में 2-3 बार, कि मिड डे मील यानी दोपहर में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें छोटे बच्चों को क्या होता है, स्कूल में ही पौष्टिक आहार
दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य के साथ शिक्षा भी उनको मिलती है, शिक्षा के स्वास्थ्य भी की। और दूसरा ये भी है कि बच्चों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ता है और उनका विकास होता है। तो इस योजना की शुरुआत कब करी गई, तो ध्यान रखेंगे 1995 में शुरुआत करी गई थी मिड डे मील योजना की। ठीक है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब करी गई थी, 1995 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। आप अपना आंसर कमेंट करें, इससे रिलेटेड जानकारी हम आपको देते हैं। पहली बात, ये चोरी चौरा है कहाँ, तो ये कहाँ है, यूपी में है, ध्यान रखेंगे। यूपी में कहाँ है, गोरखपुर में, गोरखपुर में। माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं गोरखपुर से ही सांसद हैं। तो चौरी चौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जिले में। पहली बात, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ कब था, तो इसका सही जवाब है 1922 में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, 1922 में। असलियत में हुआ क्या था उस समय, कौन सा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन चलने के साथ साथ स्वदेश जो था, कुछ गांव वालों ने यहाँ चौरी चौरा के पास पुलिस स्टेशन को फूंक दिया। मतलब जो अहिंसा के माध्यम से चलने वाला आंदोलन था उसमें हिंसा उत्पन्न कर दी गई। तो इसी आंदोलन को समाप्त करने, इसी हत्याकांड के साथ साथ वो असहयोग आंदोलन भी 1922 में समाप्त हो गया। तो आपको कुछ बातें ही सिर्फ ध्यान रखनी है कि चौरी चौरा कहाँ है, तो यूपी के गोरखपुर जिले में है। कब हुआ था, 1922 में। क्या घटना थी, पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था, जिसमें कुछ शायद अधिकारी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स क्या है। दोस्तों, रोगों से भी एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो आज का क्वेश्चन जो रोगों से है वो आया था वेरिकोला वायरस। वेरिकोला वायरस है, ये चिकन पॉक्स रोग को फैलाता है। याद रखिएगा, वायरस जो हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। इनमें सजीवों के भी लक्षण होते हैं और निर्जीवों के भी लक्षण होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में आता। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, विषाणु। और चिकन पॉक्स वायरस का नाम क्या है, वेरिकोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। निम्न में से एक पशु ऊतक नहीं है, मतलब कौन इनमें से एनिमल टिश्यू या नहीं है। तो पशु मतलब ऐसे ना सोचिए जानवरों की बात हो रही, मनुष्य भी उसी श्रेणी में है, बस थोड़ा विकसित है। तो बात हो रही 2 प्रकार के टिश्यू या ऊतक हम लोग पढ़ते हैं, एक पादप ऊतक, एक जंतु ऊतक। तो एक प्लांट वाले हो गए, दूसरे एनिमल वाले हो गए। तो इनमें कौन सा पशु ऊतक नहीं, यानी कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है। तो ध्यान रखिए, संयोजी ऊतक क्या होते हैं, जो एक दो ऊतकों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये तो मनुष्य में पाया जाता। संयोजी रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये ध्यान रखेंगे। स्नायु, जिसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं अंग्रेजी में लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट। ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। उपकला ऊतक, ये भी जो एपिथेलियल होते हैं उनको, मतलब जो हमारी त्वचा हो गई और आंतरिक जो अंग हैं उनके जो लेयर होती है वो क्या होती है, उपकला। तो जो मृदुतक है, मृदुतक ये पौधों में पाया जाता है। पौधे के जो कली वाले भाग होते हैं आगे के, जहाँ से नए नए पत्तियाँ बनती हैं, वो भाग क्या कहलाता है, मृदुतक। तो ये किस में होता है, पौधों में। बाकी ये सभी किस में होते हैं, मनुष्यों में, यानी मतलब पशु ऊतक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्काणु के लिए किस प्रणाली का भाग है। मनुष्य में वृक्काणु के लिए किस प्रणाली का भाग है, थोड़ी शायद मिसप्रिंटिंग है। जो मनुष्य के वृक्काणु हैं वो किस प्रणाली के भाग हैं, मतलब वृक्काणु जिसको हम किडनी कहते हैं। और किडनी की ज़रूरत किस में होती है, श्वसन,
पोषण, उत्सर्जन और परिसंचरण। तो बताइए किडनी क्या काम करती है? किडनी जो होती है उत्सर्जन का कार्य करती है, ठीक है। परिसंचरण का काम रक्त करता है। पोषण जितना भी वो होती हैं वो ग्लैंड्स करती हैं। श्वसन हमारे फेफड़े करते हैं। तो जो उत्सर्जन है यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था जिसकी स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस समय सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु, आयात मतलब जो बाहर से मंगाते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा घोड़े मंगाए जाते थे। क्या बाहर से ये लोग क्या मंगाते थे? घोड़े। ध्यान रखेंगे विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक जो मंगाए जाते थे बाहर से वो घोड़े होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? नाना फड़नवीस को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, मराठों का फड़नवीस मैकियावेली को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत चतुर नीति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कहाँ, कब और कहाँ रखी थी? तो ध्यान रखेंगे 1929 अधिवेशन लाहौर। कहाँ? लाहौर का 1929 अधिवेशन, वहीं पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी। अध्यक्षता किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट, किसने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए कितने बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब रखी? तो 1929। 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। और उसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। और ठीक है, तो यही ध्यान रखेंगे। 1929 अधिवेशन की विशेषता क्या थी? वहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। और अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। उसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? तो बताइए समुद्री जल से नमक कैसे बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप टिक करिए। सही जवाब है वाष्पीकरण विधि द्वारा। तो समुद्री जल से कैसे? मान लीजिए इधर से लहर आ रही है तो ये लोग क्या करते हैं? हल्की मेड़ बना देते हैं तो वो पानी इधर चला आता है। फिर इस मेड़ को ऊंचा कर देते हैं जिससे कि क्या होता है? वापस पानी ना जा पाए। और उसके बाद इसकी चार दीवारी की तरीके से बना देते हैं। और जब धूप पड़ती है तो यहाँ से पानी पानी बुझ जाता है और नमक नमक बच जाता है। फिर उसको रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है, वहाँ से शुद्ध नमक प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया कौन सी है? वाष्पीकरण की। आइए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है एसएससी 2011 में कि एशियन टाइगर किसे कहा जाता है? एशियन टाइगर किसे कहा जाता है? तो एशिया में जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक है उनमें वो चार देश कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। उसमें एक आता है हांगकांग, दूसरा सिंगापुर, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा ताइवान। यानी वो चार देश कौन से हैं? ये वाले, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। इनको क्या कहा जाता है? एशियन टाइगर। इनकी विकसित अर्थव्यवस्था के कारण, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत और चीन इसमें शामिल नहीं है। और ये चारों देश किधर के हैं? ये सब दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ते हैं। हाँ, दक्षिण वो कोरिया थोड़ा ऊपर पड़ जाता है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी पेपर में पूछी जाती क्या है? सियोल, ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जाएंगे।
धन्यवाद।